Yeah, Word file is visible. So Yes, sir. So we are just moving to question number 41 because up to 40 we have done till yesterday. 40 questions we have finished. So I am just moving to 41. ठीक है, और टुडे वी विल फोकस ऑन स्प्रिंग मेनली, है ना, बाकी ये होगा तो हम थोड़ा कंसेप्ट। तो इन ए बोल्टेड जॉइंट, क्वेश्चन नंबर 41, इन ए बोल्टेड जॉइंट two members are connected with an axial tightening force of 2200 Newton. So tightening force is given 2200 Newton. If the bolt used has metric threads of 4 millimeter pitch, so pitch equal to 4 millimeter and tightening force is given 2200 Newton. The torque required for achieving the tightening force is, तो टॉर्क की वैल्यू क्या बताइए? बताइए, हाउ विल यू गो फॉर दिस क्वेश्चन? टाइटनिंग फोर्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स तो गिवन है, टॉर्क निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस कर दें, तो कौन सा फोर्स लेंगे, कितना फोर्स लेंगे, कितनी डिस्टेंस लेंगे, ये बताइए। ठीक है, आपको ये बताइए। चलिए बताइए, एनीवन फ्रॉम यू? बताओ। आपने एक ये तो पढ़ा है ना, देखो इस तरह का एक केस होता है जिसमें जब ये बोल्ट की जो थ्रेड है, जो नट है, वो एक राउंड घूमता है तो वो कितनी डिस्टेंस से आगे बढ़ता है? क्या बोलते हैं उस डिस्टेंस को? हम लीड बोलते हैं ना। लीड इज द डिस्टेंस व्हिच इज कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द नट। एक रिवॉल्यूशन में नट कितना आगे बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। और लीड इक्वल टू पिच होता है इन केस ऑफ सिंगल स्टार्ट, और L इक्वल टू 2P होता है इन केस ऑफ डबल स्टार्ट। सिमिलरली L इक्वल टू 3P इन केस ऑफ ट्रिपल स्टार्ट। तो बताइए कि क्वेश्चन सिंगल स्टार्ट का है, डबल स्टार्ट का है, ट्रिपल स्टार्ट का है। ए बोल्ट यूज्ड हैज मीट्रिक थ्रेड्स ऑफ 4 मिलीमीटर पिच। कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये सिंगल स्टार्ट है, नथिंग मेंशन। तो फिर हम इसको सिंगल स्टार्ट ही अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, सिंगल स्टार्ट ही अज्यूम करके चलेंगे बिकॉज नथिंग इज मेंशन। तो हमारी जो लीड है वो पिच के बराबर ही हो जाएगी, तो लीड भी हमारी 4 मिलीमीटर हो गई। ठीक है, अब सिंपल आपके पास एक फंडा है कि जब वो L डिस्टेंस से आगे मूव करता है ना, लीड से आगे मूव करता है, तो वो हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर करता है एक राउंड में? अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर। तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है? पाई डी। ठीक है ना, और ये आपका एंगल आ गया। तो हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़ते थे थ्रेडिंग थ्रेड जॉइंट में, tan अल्फा इक्वल टू L बाई पाई डी। ये आपको याद आ रहा होगा, tan अल्फा इक्वल टू L बाई पाई डी। ठीक है, राइट। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? F इंटू आर। ठीक है, आर को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? पिच डिवाइडेड बाई 2 पाई। So what is the value of force? 2200, which is 4 millimeter upon 2 pi. जरा इसको सॉल्व करिए, प्रयास कितना आता है? तो 1400.56 1400.56 1.4 न्यूटन मीटर हो जाएगा न्यूटन मिलीमीटर। यस सर, अब इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करिए। 1.4 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ऑप्शन वेरी सी। गुड। तो व्हिच ऑप्शन इज लॉक्ड? सी वाला सर। सी इज लॉक्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू गियर, मैचिंग करनी है आपको केवल। सर इसमें tan अल्फा का क्या हुआ सर?
है? जब क्या कह रहे हो? इसमें जो tan अल्फा आता है उसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? देखो tan अल्फा तो मैंने आपको एक जनरल थ्योरी बता दी है इस केस में, कि tan अल्फा आपका पी बाई पाई डी है ना? tan अल्फा जो है आपका वो पी बाई पाई डी है, ठीक है। जनरली एक राउंड आप करें तो एक तरह से आप ये समझ लो कि टॉर्क के लिए रेडियस की जगह पर हम पिच बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पिच बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई विल टेक दिस क्वेश्चन इन डिटेल, है ना, लास्ट में लेता हूं। जरा 42 क्वेश्चन को मैचिंग करके बताइए क्या आएगा क्वेश्चन। गियर की मैचिंग हमने लास्ट टाइम भी की है ना, तो बिवल गियर किसके साथ मैच होना चाहिए? नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल शाफ्ट। तो मेरे ख्याल से तो नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग होना चाहिए जी बिवल गियर के लिए। यस सर। ठीक है, अब और देखिए वर्म गियर्स के साथ क्या होता है? सर थर्ड वाला होगा नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। वेरी गुड। और हेरिंगबोन के साथ क्या होना चाहिए? हेरिंगबोन गियर तो हेलिकल की तरह ही होते हैं ना, बस उसमें Yes, डबल sir. गियर हो जाता है पैरेलल वो, शाफ्ट। है ना, पैरेलल होते हैं तो उसमें पैरेलल शाफ्ट होना चाहिए और एस के साथ 1 होना चाहिए। तो जरा मिलाइए P2, तो P2 हमारा कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। Q3 ये भी ठीक है। R4 S1, तो ऑप्शन बी इज लॉक्ड, ठीक है, ऑप्शन बी इज लॉक्ड। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43। A wire rope is designated as 6/19, ठीक है, वायर रोप की डिजिग्नेशन दे रखी है 6/19। स्टैंडर्ड होस्टिंग द नंबर 6 into 19 रिप्रेजेंट, 6 और 19 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कोई डिजिग्नेशन 6/19 दे रखी है वायर रोप की, ठीक है, तो ये 6 क्या रिप्रेजेंट करता है और 19 क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये 19 जो होता है ये तो नंबर ऑफ वायर्स होते हैं, नंबर ऑफ वायर्स, और जो 6 रिप्रेजेंट करता है वो होते हैं नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, ठीक है, और ये होते हैं नंबर ऑफ वायर्स इन ए स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड के अंदर कितने वायर हैं? तो वायर रोप के अंदर कितने तो स्ट्रैंड हैं, तो हाउ मेनी स्ट्रैंड आर देयर? 6 स्ट्रैंड्स आर देयर एंड एवरी स्ट्रैंड हैज 19 नंबर ऑफ वायर्स। जरा इसको पढ़िए, डायमीटर इन मिलीमीटर, लेंथ इन मीटर, नहीं है डिजिग्नेशन का। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्ट्रैंड, ऑप्शन सी इज राइट, सो ऑप्शन सी इज लॉक्ड। चौथा ऑप्शन है नंबर ऑफ दी वायर्स इन ईच स्ट्रैंड, उल्टा कर दिया है, तो पहले स्ट्रैंड होते हैं उसके बाद वायर होते हैं, सर ठीक है, स्ट्रैंड क्लियर। क्या होता है सर? स्ट्रैंड का मतलब यह है कि जैसे मान लो आपने ये देखा होगा ना, आपने केबल देखी है, इलेक्ट्रिक Yes, केबल्स, यस सर। बिजली के तार, बिजली की जो केबल देखी है ना आपने, तो जब आप केबल को छीलते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे तार नहीं दिखते हैं, कॉपर Yes, के sir. या एल्युमिनियम के, ठीक है। तो मान लीजिए कि नंबर ऑफ वायर 6 है, ठीक है, तो वो तो हो गए नंबर ऑफ वायर्स, और ये पूरा एक जो गुच्छा है, एक तार का गुच्छा है, वो एक स्ट्रैंड होगा। और कभी Yes, कभी sir. आप देखते हैं कि एक केबल के अंदर कई सारे वायर्स होते हैं, यस सर। तो वो स्ट्रैंड हो गए हैं, और हर स्ट्रैंड के अंदर पतले पतले बहुत सारे वायर हैं। फिर उन स्ट्रैंड्स को हम लपेट करके वायर रोप बनाते हैं, है ना। वायर रोप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी स्ट्रैंड्स, कई सारे स्ट्रैंड्स को मिलाकर के वायर रोप बनती है। फिर उस वायर रोप का यूज कहाँ पे होता है? वायर रोप का यूज हम करते हैं बहुत सारे जो हैवी इक्विपमेंट्स को उठाने के लिए, क्रेन वगैरह की हेल्प से, क्रेन हुक की हेल्प से, तो फिर हम वहां पे वायर रोप्स का यूज होता है, यस है ना। सर। तो वायर रोप्स जनरली अंडर टेंशन होती हैं, उनमें टेंसाइल फोर्स की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होते हैं। तो ये डिजिग्नेशन है, बस याद रखो कि ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है और ये नंबर ऑफ वायर्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज लॉक्ड। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन 44। अब दोबारा से किसका क्वेश्चन आ गया? ये बैंड ब्रेक का क्वेश्चन आ गया, है ना। तो मेरे ख्याल से इसे आप कर सकते हैं, बताइए छोड़ दूं इसे? एक बार पढ़ के देख लीजिए। इन ए बैंड ब्रेक रेशियो ऑफ टाइट साइड टू ऑफ बैंड टेंशन टू टेंशन ऑन द स्लैक साइड इज 3, तो T1/T2 कितना दे रखा है? 3। एंगल ऑफ द ओवरलैप हो जाएगा कितना दे सर। रखा है? 180 डिग्री, तो थीटा हो गया पाई, रेडियन में ले लो। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड बिटवीन ड्रम एंड द बैंड म्यू पूछा है,
तो क्या फॉर्मूला है, T1 by T2 बराबर e to the power म्यू फाइव थीटा, म्यू थीटा। तो ये तो हो गया आसानी से, 3 इक्वल टू e to the power म्यू इंटू पाई। तो यहां से म्यू निकाल लो, कितना आ रहा है बताओ, सॉल्व कर दो जल्दी से, उठाओ कैलकुलेटर। क्या नाम है, प्रयास और सिद्धार्थ चंदेल, और आप लोग सॉल्व करिए जरा कोई भी। दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग 3 डी आ रहा है सर, डी। सर 0.35 सर। 0.35 डी, यस सर। तो ऑप्शन डी इज लॉग। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में प्रॉब्लम मत समझिए, लॉग लेके है ना, लॉग ई बेस पे ले लो, ये भी ई है तो ई बेस पे लॉग लेके डिवाइड बाई पाई करोगे तो व्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, 46, नाउ वी आर मूविंग टू 46, common data 46 47, the overall gear ratio in a two speed reduction gearbox, two stage reduction है ना, with all spur gears is 12। तो गियर रेशियो कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है, गियर रेशियो इज गिवन 12, so I equal to 12, और टू स्टेजेस है ना। the input and output shaft of the gearbox are collinear, okay, इनपुट और आउटपुट शाफ्ट कोलिनियर है, तो इसका मतलब डायग्राम कैसे बनेगा, देखो मान लेते हैं कि ये पिनियन है, ठीक है, ये पिनियन है, पिनियन से अटैच जो है गियर है, ठीक है, ये पिनियन का शाफ्ट हो गया, ये गियर का शाफ्ट हो गया, शाफ्ट नंबर 1, शाफ्ट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद इस दूसरे वाले शाफ्ट पर ये एक रिडक्शन हो गया ना, दिस इज वन स्टेज रिडक्शन। अब इसी शाफ्ट पे दोबारा से एक पिनियन है, और उस पिनियन के साथ एक गियर अटैच है, ठीक है, और उस गियर का जो एक्सिस है, तो ये हमारा फाइनली आउटपुट गियर ये वाला है, दिस इज द लास्ट आउटपुट गियर, यहां पे हमें आउटपुट मिल रहा है, और ये फर्स्ट इनपुट है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट्स आर कोलिनियर, इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट्स ऑफ द गियर बॉक्स आर कोलिनियर, सो दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस आर इन वन लाइन, है ना, दे आर कोलिनियर। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ रिडक्शन, देन दिस इज सेकंड स्टेज ऑफ रिडक्शन, सो इट इज फर्स्ट स्टेज which involves gear 1 and gear 2, and this is the second stage which involves gear 3 and gear 4. This is the situation. The counter shaft which is parallel to the input and output shaft has a gear Z2 teeth, ठीक है, तो ये काउंटर शाफ्ट है आपका, दिस इज द काउंटर शाफ्ट, दिस इज द काउंटर शाफ्ट। अब इस काउंटर शाफ्ट पे एक तो ये गियर लगा हुआ है ना, इसके टीथ स्ट्रेट हैं बिकॉज इट सब इस पर हैं, तो Z2 इस पर टीथ है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर कितने टीथ हैं, Z2, एंड पिनियन Z3 टीथ। तो देखो काउंटर शाफ्ट पे दो एक तो Z2 लगा हुआ है, एक Z3, दो गियर हैं, तो Z3 की वैल्यू दे रखी है 15 नंबर ऑफ टीथ, टू मैच विद द पिनियन Z1 इक्वल टू 16, so Z1 is 16, correct, on the input shaft, and gear Z4 teeth on the output shaft, ठीक है, तो ये Z4 है। तो सिचुएशन है Z1 Z2 देन Z3 Z4, ये काउंटर शाफ्ट है और ये इनपुट शाफ्ट का एक्सिस है, ये आउटपुट शाफ्ट है, और ये भी कोलिनियर है। काउंटर शाफ्ट तो एक सिंगल शाफ्ट है, ये है ना, ये अलग अलग शाफ्ट नहीं है, दिस इज अ सिंगल शाफ्ट on which Z2 and Z3 are lying. Now it was decided to use a gear ratio of 4 with 3 module in the first stage, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में I1 गियर रेशियो कितना लिया हुआ है, 4, मॉड्यूल कितना है, 3, करेक्ट, मॉड्यूल इज 3 इन द फर्स्ट स्टेज, एंड 4 मॉड्यूल इन द सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में मॉड्यूल 4 है, मतलब गियर 3 और गियर 4 के लिए मॉड्यूल 4 mm है, गियर 1 और गियर 2 के लिए मॉड्यूल 3 mm है, करेक्ट। अब क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, मॉड्यूल इन द सेकंड स्टेज, ये डाटा हो गया। अब डाटा के बाद क्वेश्चन है कि व्हाट इज Z2 एंड Z4 आर, तो हमें Z2 और Z1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या होता है, I1 क्या होगा, I1 विल बी Z2 by Z1, I1 क्या होगा, Z2 by Z1, यही तो होता है गियर रेशियो,
Z2 बाई Z1। तो इसको कर लीजिए Z2 डिवाइडेड बाई 16 और I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 4 इक्वल टू Z2 बाई 16। तो Z2 कितना हो गया 16 4 जा 64। तो Z2 की वैल्यू मेरी आ गई 64। अब देखिए इसमें 64 कहां पे आ रहा है ऑप्शन, ये ऑप्शन 64 आ रहा है। सो हम ऑप्शन ए को लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज लॉक। तो किसी और ऑप्शन में 64 नहीं है ना। फिर भी चलो हम ये भी निकाल लेते हैं कि Z4 कैसे निकालेंगे। तो Z4 के लिए देखो यहाँ पे जो गियर रेशियो होगा वो गियर रेशियो क्या होगा Z4 बाई Z3। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो टोटल गियर रेशियो होता है वो फर्स्ट गियर रेशियो मल्टीप्लाइड बाई सेकंड गियर रेशियो होता है, I इक्वल टू I1 I2। अब जो कंबाइंड गियर रेशियो है वो तो 12 है, फर्स्ट स्टेज का गियर रेशियो 4 है, तो सेकंड स्टेज का गियर रेशियो अपने आप निकल के आ जाएगा, कितना हो गया 3। ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल गियर रेशियो विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल गियर रेशियो ऑफ ईच स्टेज। सो I2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे I की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा Z4 बाई Z3 और Z3 हमको 15 दे रखा है क्वेश्चन में, तो Z4 विल बी 15 3 जा 45, so it is coming 45। I think this question is clear, Prayas? So, Good. Now we are moving to next question, है ना, और वो क्वेश्चन भी इसी कॉमन डाटा से रिलेटेड है। तो द सेंटर डिस्टेंस इन द सेकंड स्टेज, ओके, सेंटर डिस्टेंस इन द सेकंड स्टेज। अच्छा ये बताओ सेंटर डिस्टेंस सेकंड और फर्स्ट में क्या अलग अलग होगी? डायग्राम को देखो, ये काउंटर शाफ्ट है ना, दिस इज द काउंटर शाफ्ट। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूं, सो ये देखिए दिस इज द काउंटर शाफ्ट एंड दिस शाफ्ट एंड दिस शाफ्ट आर कोलिनियर। तो जो सेंटर डिस्टेंस होगी वो सेकंड स्टेज में और फर्स्ट स्टेज में इक्वल होंगी, है ना, दे विल नॉट बी डिफरेंट। क्वेश्चन भले कह रहा है कि सेकंड स्टेज पूछ रहा है, बट सेंटर डिस्टेंस विल बी सेम इन बोथ द केसेस। तो सेंटर डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला क्या है? सेंटर डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला पहले भी आपको बताया जा चुका है, m/2 Z1 प्लस Z2। यदि हम फर्स्ट स्टेज के हिसाब से करें तो, है ना, तो इसमें मॉड्यूल हमको लेना पड़ेगा फर्स्ट स्टेज वाला मॉड्यूल, और यदि हम सेकंड स्टेज के हिसाब से करें तो ये होगा m2/2 Z3 प्लस Z4। दोनों से सेम आंसर आना चाहिए आपका। अब देखो m1 फर्स्ट स्टेज का मॉड्यूल कितना है बताइए, 3। फर्स्ट स्टेज का मॉड्यूल 3 है, तो ये हो जाएगा 3/2 और Z1 हमारा कितना है, Z1 इज गिवन 16 और Z2 हमने निकाला 64। सॉल्व करिए कितना हुआ, 64 प्लस 16 80, 80/2 40, 40 into 3 120। So 120 mm is the answer. 120 mm is given option B. So option B is locked. ये फर्स्ट स्टेज के हिसाब से मैंने सेंटर डिस्टेंस निकाल ली है और मुझे पता है कि सेकंड स्टेज से भी वही आंसर आने वाला है ना। ज्योमेट्री ऐसी है डायग्राम की, तो सेकंड से निकालो फर्स्ट से निकालो, दोनों से सेम आंसर आएगा। और एक बार चलो आप सेकंड से भी निकाल के देख लो। सेकंड स्टेज का मॉड्यूल कितना है 4, तो m2 की जगह 4 रखेंगे। Z3 आपका कितना है, Z3 क्वेश्चन में 15 दे रखा है और Z4 हमने 45 कैलकुलेट किया है, तो 45 प्लस 50 कितना हो गया 60, 60/2 30, 30 into 4 120 mm। दोबारा से देखो 120 आ गया। बात समझ में आ गई, किसी भी स्टेज से आपने निकाला दोनों से आपको 120 mm सेंटर डिस्टेंस मिली। कैन आई, अब मैं मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रयास? yes sir। गुड गुड। 48 क्वेश्चन देखिए। 48 क्वेश्चन में the minimum number of the teeth on the pinion to operate without interference in the standard full height involute teeth gear mechanism with 20° pressure angle is। अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए, है ना, नंबर ऑफ द टीथ कैसे डिसाइड होते हैं, 2/sin² अल्फा, ये याद रखो फॉर्मूला। ये Z क्या है, नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा मतलब प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल हमारे क्वेश्चन में कितना है 20°। तो बस इसको सॉल्व कर दो, 2/sin² 20।
सॉल्व करो, कितना आता है? 2/sin² 20 करिए प्रयास। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन टू ऑपरेट विदाउट इंटरफेरेंस, टू अवॉइड इंटरफेरेंस, है ना? तो बहुत आसान है, 2/sin² अल्फा करना है बस आपको। कितना आएगा? अप्रोक्स 18 आएगा, 17 18 पॉइंट कुछ आ रहा है सर। हाँ, ऑप्शन सी इज लॉक्ड, ऑप्शन सी इज लॉक्ड। और वैसे भी देखो, आपने पढ़ा था जब आप मशीन ज्ञान पढ़ रहे थे, तो 20 डिग्री वाले में हम 18 लेते थे, 14.5 वाले में हम 32 लेते थे इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए, और एक और था वो 20 डिग्री स्टब टीथ में हम कितना लेते थे? 14 लेते थे। ये याद रखो, फॉर्मूला ना भी याद रहे तो 18, 32, 14 होता है टू अवॉइड इंटरफेरेंस। 20 डिग्री वाली प्रोफाइल में 18, 14.5 डिग्री वाली प्रोफाइल में 32, और 20 डिग्री स्टेप क्या होता था सर? स्टेप के बारे में बता दीजिए। हाँ, स्टब टूथ, जैसे ये टूथ होता है ना, तो इस टूथ को थोड़ा सा ऊपर से कट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा काट देते हैं, तो काट देने से इसकी हाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हाइट कम होने से इसका बेंडिंग मोमेंट कम हो जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है? तो टूथ हमारा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जब बेंडिंग मोमेंट कम हो जाता है तो हमारा स्ट्रेस कम जनरेट होता है, तो टूथ हमारा स्ट्रांग हो जाता है। तो कहीं कहीं पर जहाँ पे स्पेस की दिक्कत होती है, जहाँ स्पेस नहीं है प्रॉपर, तो वहां पे हम गियर टूथ की प्रोफाइल तो 20 डिग्री बनाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा यहाँ से कट कर देते हैं ऊपर से, है ना? तो 20 डिग्री प्रोफाइल में यदि उसकी हाइट कम कर दी जाए तो उसको 20 डिग्री स्टब टूथ कहते हैं, और उसमें जो मिनिमम टीथ होते हैं इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए, वो 14 रखे जाते हैं, ठीक है? तो 18, 32, 14 ये याद रखिए। कैन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 49। देखो अभी तक स्प्रिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आया है ना, आना चाहिए, कोई ना कोई आएगा। क्वेश्चन 49, द कपलिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स विद लार्ज एंगुलर मिसअलाइनमेंट। बताइए कौन सा है? कपलिंग देखो आपने पढ़ी थी, एक तो रिजिड फ्लैंज कपलिंग पढ़ी थी, है ना? यस एक आपने पढ़ी थी रिजिड फ्लैंज कपलिंग, है ना? और एक आपने पढ़ी थी बुश फ्लैंज कपलिंग। ज्यादातर हमने दो ही कपलिंग पे डिस्कस किया था, है ना? तो रिजिड फ्लैंज कपलिंग जो होती है उसमें क्या होता है, एक शाफ्ट है और दूसरा शाफ्ट है, दो शाफ्ट होते हैं। अब इस शाफ्ट का एक्सिस है और इस शाफ्ट का एक्सिस है, तो ये दोनों एक्सिस आपस में क्या होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए, इनमें कोई मिसअलाइनमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि थोड़ा बहुत भी मिसअलाइनमेंट हुआ तो रिजिड कपलिंग काम नहीं करती है। रिजिड कपलिंग के लिए एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट होना जरूरी है, ठीक है? अब जरा सा बुश कपलिंग की बात करें, तो बुश कपलिंग में भी ये भी कोएक्सियल शाफ्ट्स के लिए ही यूज होती है, लेकिन कोई थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट हो 0.5 mm तक, 0.5 बहुत ज्यादा नहीं, 1 mm का भी आधा, 0.5 mm का एक मिसअलाइनमेंट हो, तो उस पर्टिकुलर केस में बुश कपलिंग यूजफुल हो सकती है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ लार्ज एंगुलर मिसअलाइनमेंट, लार्ज वर्ड यूज कर रहा है, लार्ज एंगुलर मिसअलाइनमेंट, तो क्या 0.5 mm 0.5 mm तो स्मॉल है ना? यस सर। ना तो इसमें रिजिड कपलिंग आंसर आएगा और ना ही इसमें फ्लैंज कपलिंग आंसर आएगा। तो रिजिड कपलिंग तो क्रॉस हो गया, फ्लेक्सिबल बुश कपलिंग ये भी क्रॉस हो गया। अब बचे दो, एक हुआ ओल्डहैम कपलिंग और एक हुआ हुक्स जॉइंट। ये हुक्स जॉइंट होता है जो लार्ज उनके लिए यूज होता है, लार्ज एंगुलर मिसअलाइनमेंट के लिए, ठीक है? याद रखिएगा, हुक्स जॉइंट इज यूज्ड फॉर लार्ज एंगुलर मिसअलाइनमेंट। सो ऑप्शन डी इज लॉक्ड। यस। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 को पढ़िए। A static load is mounted on the center of the shaft during a uniform angular velocity. This shaft will be designed for, देखो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है? देखो जैसे मान लो कि मैं एक बीम बनाता हूं आपके सामने, क्या बना देता हूं? बीम। ध्यान से देखिएगा, मैं जरा सा पहले इंक को खत्म करता हूं। अब देखिए, मान लीजिए कि एक बीम है, ठीक है? अब इसके ऊपर एक लोड आ रहा है 50 किलो न्यूटन। बताइए कैसा केस है, स्टैटिक या डायनेमिक? भाई बीम तो स्टेशनरी सपोर्ट पर रहते हैं ना, ठीक है। हाँ, तो ये कैसा लोड है? इट इज स्टैटिक लोडिंग, ठीक है? अब बीम की जगह मैंने बना दिया एक शाफ्ट, तो शाफ्ट क्या करते हैं? जनरली रोटेटिंग कंडीशन में आते हैं, शाफ्ट को रोटेट करते हैं ना। हाँ, अब यही वाला जो लोड है 50 किलो न्यूटन, ये शाफ्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो अब क्या हुआ? बीम के अंदर तो रोटेशन नहीं थी, देयर इज नो रोटेशन इन द बीम। तो जब रोटेशन नहीं थी तो ये स्टैटिक लोड कंसीडर हो रहा था। अब शाफ्ट में रोटेशन है,
तो रोटेशन होने से इसकी जो सरकमफरेंस है शाफ्ट की, उस पर यदि आप कोई पॉइंट ले लेंगे ए, तो जब ये पॉइंट घूम करके टॉप फाइबर पे आएगा तो इसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा या कंप्रेसिव हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव हो जाएगा। फिर ये दोबारा से जब रोटेट होकर बिल्कुल बॉटम पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसमें मैक्सिमम टेंसाइल हो जाएगा। फिर दोबारा से नील न्यूट्रल एक्सिस पे आ गया तो नील हो जाएगा, फिर मैक्सिमम कंप्रेसिव, फिर नील, फिर मैक्सिमम टेंसाइल, और इस तरह से ये सर्किल चलता रहता है। ठीक है, तो जब मैक्सिमम टेंसाइल मैक्सिमम कंप्रेसिव, तो ये सिचुएशन कैसी हो गई, स्टैटिक या डायनामिक या फ्लक्चुएटिंग, क्या हो गई ये फ्लक्चुएटिंग कंडीशन हो गई है ना। देखो भले ही लोड स्टैटिक था, लेकिन बिकॉज शाफ्ट इज रोटेटिंग, इसलिए टोटल ओवरऑल ये कंडीशन फ्लक्चुएटिंग में। हाँ जी, आवाज मत करिए प्लीज, म्यूट योर माइक। मैं ही म्यूट कर दूं, चलो बंद हो गया है ना। ठीक है, तो अब इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी वाली कंडीशन इसमें, तो क्या इसको किस बेस पे डिजाइन करेंगे, मैक्सिमम कंप्रेसिव पे, मैक्सिमम टेंसाइल पे, मैक्सिमम बेंडिंग पे, फटीग लोडिंग पे? फटीग पे सर। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी इज लॉक्ड, ऑप्शन डी इज लॉक्ड। तो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 51 है ना, 50 तो हो गया, 51 में बोलिए क्या हो रहा है। लार्ज स्पीड रिडक्शन ग्रेटर देन 20 इन वन स्टेज ऑफ ए गियर ट्रेन आर पॉसिबल थ्रू, देखो ये तो मैंने कल ही बताया था आपको कि सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी रेशियो सबसे ज्यादा कौन से गियर में मिलता है। मैंने कल बताया था आपको जब मैं सिलेबस पढ़ा रहा था, तो स्पर, गियर और बिवल, इनके अंदर जो गियर रेशियो होता है वो लेस देन 10 होता है ना, लेस देन 10 होता है तीनों के अंदर। तो स्पर इसमें आएगा नहीं, बिवल इसमें आएगा नहीं, हेलिकल इसमें आएगा नहीं, वॉर्म आएगा, वॉर्म। हाँ वॉर्म आएगा, वॉर्म में तो 100 तक, 100 से ज्यादा भी कर सकते हैं, तो वॉर्म इज सुटेबल। तो लार्जर देन 20 है तो वर्म गियर, तो ऑप्शन बी इज लॉक्ड, option B is final. Now we are moving to question 52. If the wire diameter of a closed coil helical spring, helical spring का क्वेश्चन आ गया है ना। तो if the wire diameter of a closed coil helical spring subjected to compressive load, ठीक है, helical spring, तो helical spring को आप ऐसे coil के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ऐसी तो होती है helical spring, यहाँ लोड आ जाता है ना, this load is P, ये हेलिकल स्प्रिंग हो गई। अब हेलिकल स्प्रिंग में ये वाली डायमीटर को क्या बोलते हैं, आउटर टू आउटर, इस डायमीटर को बोलते हैं कैपिटल डी, और इसको क्या कहा जाता है, कॉइल डायमीटर, याद आ रहा है, इसको हम कहते हैं कॉइल डायमीटर। और ये जो वायर है, वायर को आप कहीं से कट कर दें तो आपको एक सर्किल मिलेगा, वायर तो सर्कुलर होगा ना, तो वायर का जो डायमीटर है वो कहलाता है स्मॉल डी, ठीक है, कैपिटल डी इज द कॉइल डायमीटर, स्मॉल डी इज द वायर डायमीटर, और इनके रेशियो को क्या बोलते हैं, डी बाई डी को स्प्रिंग इंडेक्स, है ना, इनको क्या कहते हैं, स्प्रिंग इंडेक्स, इट इज नोन एज स्प्रिंग इंडेक्स। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं इसकी हेलिकल की। तो अब क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट टू कंप्रेसिव, अच्छा ये कंप्रेसिव लोड है तो इसकी डायरेक्शन उल्टी लगा लीजिए, है ना, ये पी मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो उस फॉर्मूला पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो subject to compressive load is increased from 1 to 2 centimeter, from 1 centimeter to 2 centimeter। अच्छा, हमने वायर डायमीटर इंक्रीज कर दिया, तो पहले डायमीटर D1 मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर था, और दूसरे केस में हम डायमीटर 2 सेंटीमीटर था, ठीक है। Closed coil has a subject to compressive load is increased from 1 centimeter to 2 centimeter, ठीक है। हमने केवल D को इंक्रीज किया है, अदर पैरामीटर्स रिमेनिंग सेम, बाकी पैरामीटर सेम है। The deflection will decrease by a factor of, तो डिफ्लेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा, डिफ्लेक्शन क्या होता है, डेल्टा, और डेल्टा के लिए फॉर्मूला है 8 PD क्यूब N डिवाइडेड बाय GD4, याद रखिएगा इसको, ये तो फॉर्मूला कॉपी में नोट करिए आप कि हेलिकल स्प्रिंग के केस में डिफ्लेक्शन कितना होता है ना, डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है 8 PD क्यूब N डिवाइडेड बाय GD4। अब यहाँ पे डेल्टा डिफ्लेक्शन है, P जो है वो आपका क्या है, फोर्स है ना, P जो है वो आपका फोर्स है। सो P इज द फोर्स
डी जो है वो कॉइल डायमीटर है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, है ना, कितने टर्न इसमें इंक्लूडेड है ना, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स। और जी आपका वेल नोन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, एंड स्मॉल डी इज द वायर डायमीटर, ठीक है, एंड डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेल्टा और डी रिलेशन, आप डेल्टा और डी के बारे में बनाओ, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, कॉइल डायमीटर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कांस्टेंट है, अदर पैरामीटर्स रिमेनिंग सेम। क्वेश्चन कह रहा है अदर पैरामीटर्स रिमेनिंग सेम। तो मेरे लिए क्या बन गया फॉर्मूला, डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 इक्वल टू d2 बाई d1 टू द पावर 4। ये फॉर्मूला बन जाएगा। रिलेशन डेल्टा एंड डी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर 4 के फॉर्म में। तो अब कंप्रेसिव लोड डायमीटर इंक्रीज हो गया, तो d1 की वैल्यू 1 थी, तो 1 रख दीजिए, d2 की वैल्यू 2 थी, 2 रख दीजिए, ऑप्शन 2 की पावर 4, तो रेशियो कितना आ गया 16, है ना। तो डेल्टा 2 कितना हो गया, डेल्टा 1 बाई 16। तो जितना पहले डेल्टा था उसका 1/16 हो गया, मतलब 16 के फॉर्म में डिक्रीज हो जाएगा। सो विल डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 16। सो ऑप्शन ए इज लॉक्ड, ऑप्शन ए इज लॉक्ड। क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन ए इज लॉक्ड, है ना। 1/16 आ गया, मतलब डिक्रीज हो रहा है ना, तो किस फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, 16 के फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इट इज राइट। Now next question. So we are moving to question number 53. 53. चलिए, bars AB and BC. AB and BC. दो बार हैं AB and BC. So this is AB, this is BC. Each of negligible mass. दोनों के mass negligible है, मतलब WAB is equal to 0, WBC equal to 0, है ना, mass 0 है तो weight भी 0 एक तरह से। नेग्लिजिबल मास, सपोर्ट लोड P, अच्छा लोड की वैल्यू P है, गुड, लोड की वैल्यू P है। एज शोन इन द फिगर इन दिस अरेंजमेंट, ऑप्शन ए, द बार AB सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, बार BC सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, नॉट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। अच्छा अच्छा, ओके। इसमें ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि कौन सी वाले एलिमेंट में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, कौन सा वाले एलिमेंट में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा। AB एक एलिमेंट है, BC एक एलिमेंट है, एक तरह से ट्रस का क्वेश्चन है, आप ये समझें तो, है ना, एक तरह से क्या है, ट्रस जैसा लग रहा है, ये ट्रस ही है बेसिकली, इट इज ए ट्रस। ट्रस में यही तो होता था, दो जगह ये सपोर्ट है और यहाँ पर ये इसके जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स पे फोर्स लग रहा है ना, जॉइंट पे फोर्स लग रहा है। तो ट्रस के केस में आपको पता है, इट इज ए टाइप ऑफ ट्रस, ठीक है। तो ट्रस के केस में कौन कौन से स्ट्रेस डेवलप होते हैं एलिमेंट में। ट्रस के केस में आपने जब फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स पढ़ा था तो वहां पे ट्रस को सॉल्व करने की कई सारी मेथड थी, है ना। एक मेथड ग्राफिकल मेथड थी, एक मेथड आपकी कौन सी थी, सेक्शन मेथड थी, सेक्शन मेथड से सॉल्व करते थे। तो जब हम इसे सॉल्व करते थे तो जो फोर्स आते थे वो या तो आते थे माइनस में या आते थे प्लस में, है ना, -20 किलोन्यूटन, हाँ, इस तरह के फोर्स आते थे। तो वो एक तरह से या तो टेंसाइल होते थे या फिर वो कंप्रेसिव होते थे, इन दोनों में से कोई होते थे। तो इन दोनों एलिमेंट्स में या टेंसाइल या कंप्रेसिव ही जनरेट होंगे, बेंडिंग तो नहीं जनरेट होगी यहाँ पर, ठीक है, बेंडिंग नहीं जनरेट होगी, देयर इज नो बेंडिंग। ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज ये स्ट्रक्चर ट्रस को फॉलो कर रहा है। और क्वेश्चन में देखो ये भी कहा हुआ है इनके वेट 0 हैं। यदि इनके वेट 0 ना होते तो इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इन दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वेट काम करते, W1 यहाँ काम करता, W2 यहाँ काम करता, तो उस केस में फिर बेंडिंग भी होती साथ में, है ना। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नेग्लिजिबल है, तो यहाँ कोई फोर्स नहीं है, तो फिर ये केवल टेंसाइल और कंप्रेसिव का ही केस है। तो पहला ऑप्शन तो कट हो जाएगा, बेंडिंग होगी नहीं। दूसरे ऑप्शन में बेंडिंग है, वो भी नहीं होगा। नाइदर बार AB नॉर AC सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, कोई बेंडिंग को नहीं, हाँ किसी में बेंडिंग नहीं होगी, ये हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब डी क्या है, बोथ बार्स AB एंड BC आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, ना बेंडिंग तो नहीं होनी है यहाँ पर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट प्रयास, ऑप्शन सी इज लॉक्ड। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, देखो गेट में, अच्छा क्वेश्चन है।
काफी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें। तो यदि ट्रस्ट टाइप की कंडीशन लगे तो आप उसमें समझ जाइए टेंसाइल कंप्रेसिव है, उसमें कोई वेट नहीं है। हाँ, यदि ये वेटलेस ना होती तब बेंडिंग हो सकती है। तो नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन 54, और हमारा टाइम भी हो गया है ना। इस क्वेश्चन को और करते हैं। अब देखो ये भी स्प्रिंग का क्वेश्चन है। टू हेलिकल टेंसाइल स्प्रिंग्स ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल का मतलब क्या हुआ, उनकी मॉडुलस क्या है, सेम है, ठीक है। ये पहली स्प्रिंग, दूसरी स्प्रिंग, दोनों के मॉडुलस सेम है। एंड हैविंग आइडेंटिकल मीन कॉइल डायमीटर, दोनों के डायमीटर भी सेम है। एंड वेट, दोनों का वेट भी सेम है ना। W1 W2 आपस में इक्वल है, D1 D2 आपस में इक्वल है, G1 G2 आपस में इक्वल है, करेक्ट। एंड हैव वायर डायमीटर्स D एंड dy2, इसका डायमीटर D है, इसका डायमीटर dy2 है। तो द रेशियो ऑफ देयर स्टिफनेस इज, स्टिफनेस का रेशियो पूछ रहा है ना। तो मान लेते हैं इसकी स्टिफनेस K1 है, इसकी स्टिफनेस K2 है, तो हमको K1 by K2 फाइंड करना है, यही तो क्वेश्चन है, K1 by K2। तो आपको ये पता है कि अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा इक्वल टू 8 PdQN डिवाइडेड बाई GD4, ये बताया था ना अभी स्प्रिंग के केस में। इससे पहले भी हमने स्प्रिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया है ना प्रयास। तो उसी फॉर्मूले से देखो, P बाई डेल्टा निकाल लो यहां से। तो P बाई डेल्टा आपका कितना हो जाएगा, GD4 डिवाइडेड बाई 8DQN, यही तो हो जाएगा P बाई डेल्टा। और इस P बाई डेल्टा को ही हम क्या कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं। स्टिफनेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो एक तरह से ये स्टिफनेस का फॉर्मूला है आपके लिए, GD4 बाई 8DQN। अब देखो G कांस्टेंट है, ठीक है, वायर डायमीटर तो कांस्टेंट नहीं है, एक D है, एक dy2 है ना। कॉइल डायमीटर कांस्टेंट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ जानकारी है आपको। तो इस केस में क्या करिए, देखो W1 और W2, W1 इक्वल टू W2 ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब W1 कैसे निकालोगे आप, W1 कैसे निकालोगे, जो कॉइल डायमीटर है, तो कॉइल डायमीटर का डायमीटर क्या है, D1, पहले केस में D1 है, दूसरे में D2 है। तो पहले केस के हिसाब से करते हैं कि D1 तो उसका डायमीटर है, लेंथ उसकी सपोज L1 है ना। हालांकि लेंथ इक्वल दे रखी है क्या हमें क्वेश्चन में, नहीं, लेंथ के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेट द लेंथ इज L1, ठीक है। सो L1 D1। अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 5/4 D1 स्क्वायर इंटू L1, ये हमारा हो गया वॉल्यूम, वायर का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब वायर के वॉल्यूम में मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ρ1 मास हो गया, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन गया, वेट बन गया। ये पहले वायर का वेट आ गया आपके पास। दिस इज द वेट ऑफ द फर्स्ट वायर, समझ पा रहे हैं, दिस इज द वेट ऑफ द फर्स्ट वायर। यस सर। और दूसरे वायर, हाँ, अब दूसरे वायर का वेट निकालिए, 5/4 इसी तरह से निकल जाएगा, D2 स्क्वायर L2, ये वॉल्यूम हो गया, ρ2 से मल्टीप्लाई किया, G से मल्टीप्लाई किया। अब देखो G और G कैंसिल आउट, 5/4 कैंसिल आउट, ठीक है। और ρ1 ρ2 भी कैंसिल आउट, क्योंकि हमने मटेरियल थोड़ी बदला है, सेम मटेरियल, देखो क्वेश्चन में लिख रहा है सेम मटेरियल। सो ρ1 और ρ2 कैंसिल आउट। तो अब आपके पास क्या बचा, D1 स्क्वायर L1 और D2 स्क्वायर L2, यही तो बचा। अब D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्मॉल d, तो आप लिख सकते हैं D स्क्वायर L1 इक्वल टू, और D2 की जगह आप लिख सकते हैं dy2 होल स्क्वायर L2। अब देखो D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो L2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 4L1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड वाली जो स्प्रिंग है वो पहली वाली स्प्रिंग के मुकाबले 4 गुनी लेंथ है उसकी लेंथ 4 टाइम्स है, ठीक है, उसकी लेंथ 4 टाइम्स है। तो इस रेस्पेक्ट में अब हम नंबर ऑफ टर्न्स को भी, आपकी क्लास होगी ना इसके जस्ट बाद, क्यों सर, इसके बाद Yes, क्लास sir. और अभी हमारे पास कितना टाइम है, सर, ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। हाँ, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप ना ऐसा करिए, हमें K1 by K2 निकालना है,
ठीक है, तो आप K1 बाई K2 के लिए एक फॉर्मूला बनाइए। K1 बाई K2 के लिए आप क्या करिए, एक फॉर्मूला बनाइए। तो K1 आपका बेसिकली क्या है, GD14, देखो K1 में लिख देता हूं, GD14 डिवाइडेड बाई 8D³ या N1 बोल सकते हो, ठीक है, N1 बोल सकते हो। तो अब जरा ये बताओ, ये हो गया K1 का, और K2 का हो गया GD24 डिवाइडेड बाई 8D³ इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, D³ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, D1 बाई D2 टू द पावर 4, D1 बाई D2 टू द पावर 4 इंटू N2 बाई N1, यही मिलेगा, N2 बाई N, करेक्ट। अब बताओ D1 बाई D2, D1 की वैल्यू D है, D2 की वैल्यू D/2 है, तो D बाई D/2 हो जाएगा एक तरह से, तो 2 ऊपर चला जाएगा, dd कैंसिल, तो ये तो 2 की पावर 4 हो जाएगा बेसिकली, 2 टू द पावर 4। अब N2 बाई N1 जो होगा वो L2 बाई L1 के इक्वल हो जाएगा। N2 बाई N1 किसके इक्वल हो जाएगा, L2 बाई L1 के इक्वल हो जाएगा, है ना भाई। जब कॉइल डायमीटर सेम है तो L बराबर पाई डी होता है ना, तो उसके हिसाब से L2 बाई L1 का जो रेशियो होगा वो टर्न्स का रेशियो भी होगा। तो L2 बाई L1 और N2 बाई N1 आपस में इक्वल होंगे और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो N2 बाई N1 को हम लिख सकते हैं 4। अब जरा सॉल्व करिए, कितना हुआ, 2 टू द पावर 4 16 इंटू 4, 16 4 जा 64 सर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है इसमें। एक तो वेट इक्वल दे रखे हैं, है ना, काफी पैरामीटर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, है ना, कॉइल डायमीटर सेम है, लेंथ में हमने रेशियो निकाल लिया है, वेट, वायर का वेट इक्वल किया है ना, वायर की लेंथ का वॉल्यूम निकाला है। वायर क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच होता है। तो हमने ये पाई स्क्वायर एच पाई बाई 4 d1 स्क्वायर L1 इंटू रो 1 इंटू जी करके इसको किया है। सो स्टिफनेस का रेशियो जो है वो आया है 64। तो बताओ कौन सी वाली स्प्रिंग ज्यादा टफ है, ज्यादा स्टिफ है, पहली या दूसरी। K1 बाई K2 64 आया है, तो कौन सी वाली स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है, K1 होगी। हाँ पहली वाली जो है वो ज्यादा स्टिफ है। ज्यादा स्टिफ होने का मतलब है कि उसमें यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, 64 गुना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू सेकंड स्प्रिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैं लास्ट में आपको एक ये आइडिया और दे देता हूँ, जो इसका भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, दिस इज फर्स्ट स्प्रिंग, देन दिस इज सेकंड स्प्रिंग, दिस इज थर्ड स्प्रिंग। ये सीरीज अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, सीरीज अरेंजमेंट है। तो सीरीज अरेंजमेंट के केस में क्या फॉर्मूला होता है, मान लो इसकी स्टिफनेस K1 है, इसकी K2 है, इसकी K3 है, तो फाइनल स्टिफनेस क्या रिलेशन होगी, इन तीनों स्प्रिंग को कंबाइन करके जो नेट स्टिफनेस K होगी, तो K में, K1 में और K2 में और K3 में क्या रिलेशन होगी, बताओ। तो K1 प्लस 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। हाँ इसमें 1 अपॉन आएगा, है ना। यस सर। और जो और यदि n नंबर ऑफ स्प्रिंग है तो 1 बाई Kn बोल सकते हैं। 1 Kn। हाँ तो ये हो गया सीरीज। याद रखिएगा, इसका भी कभी कभी जनरल बेसिक आ जाती है, इट इज ए सीरीज। पैरेलल में सब ऐड हो जाती हैं। पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, K1 प्लस K2 प्लस K3 डॉट 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 n Kn प्लस Kn। So this is for parallel. So this ends our GATE syllabus, है ना। अब आगे की क्लास हरीश सर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और टाइम भी हो गया है ना। थैंक यू वेरी मच। और देखो आपकी कोई भी और क्वेरी है तो प्लीज सेंड द क्वेरी ऑन माय व्हाट्सएप, ठीक है। ओके सर। हाँ, और अभी एक बच्चे ने वो जो पूछा है ना, कौन सा क्वेश्चन था, बोल्ट में कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, P इक्वल टू 2πr वाला जो टॉर्क कर रहे थे ना, जिसमें अल्फा के बारे में कुछ पूछ रहा था बच्चा, ठीक है। उस क्वेश्चन को वो मुझे जरा व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो मैं उस पर डिटेल सोल्यूशन भेजूंगा उसके लिए, ठीक है। क्या नाम था उस बच्चे का, है क्या प्रेजेंट अभी वो जिसने वो क्वेश्चन पूछा था मुझसे,
उसका स्क्रू थ्रेड वाला, जिसमें पिच का क्वेश्चन आया था, लीड और पिच में, जैसे मैंने बताया था, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार। क्या नाम था उस बच्चे का, कोई बताएगा? अभी है? चलिए वो बच्चा मुझे भेज दे व्हाट्सएप पे, देन आई विल सेंड डिटेल सोल्यूशन अगेन फॉर दैट, है ना? तो मैंने शॉर्ट में बता दिया था उसे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग। सर हाँ बोलिए। तो मुझे थोड़ा ज्वाइन करने में लेट हो गया था, जस्ट मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आशीष पाल, सेक्शन ए, रोल नंबर 18। अच्छा, कितने मिनट हो गए ज्वाइन किए हुए? सर वो जस्ट मैंने मिस कर गया, मुझे लगा 11 बजे से है, तो मैं उसी चक्कर में रह गया। अभी बस अच्छा, 5 चलो कोई नहीं, यू विल सर गेट द अटेंडेंस, मिल जाएगी आपको। सर मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया सर, लेकिन नाम थोड़ा गलत था सर। नाम क्या, नाम सही रखा करो ना, क्या नाम है आपका? सर अमृतांश सिंह सर। हाँ तो आप अपना रोल नंबर से लिया करो ना, अपनी आईडी से एंट्री करो और अपना जो सेक्शन और रोल नंबर है वो नाम आप वहां डालो। हाँ सर, अब सही कर लिया सर। हाँ ठीक है, तो सही लग जाएगा आपका अटेंडेंस, है ना? बिल्कुल, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और टच में रहिएगा मेरे साथ, कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप से टच में रहिएगा, ठीक है? थैंक्स। थैंक यू सर। और ये फाइल का पीडीएफ मैं आज आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, ऑल 54 क्वेश्चंस, आंसर्स मैं पहले ही भेज चुका हूँ आपको, ठीक है? मैं जरा से एक बार चैट और देख लूं, कोई इंपॉर्टेंट चैट तो नहीं है। सेम रहेगी, ओल्ड हैम नहीं आएगा, उसमें होप्स जॉइंट आएगा। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। स्टॉप शेयर करता हूं मैं, आई एम एंडिंग द